हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू। इस पैंडमिक ने हमें बड़े अच्छी तरीके से बता दिया है दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड बाइंग अ राइट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट नीड। बिकॉज जब आपको ज़रूरत है एंड उस टाइम आपकी सेविंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग सच सेविंग्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मेरे एक अंकल जी हैं जो पिछले 5-6 साल से हर साल किसी नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेस करते थे। माइंड इट, न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, मैं पोर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड जब उनके हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आया तो उनकी करंट कंपनी ने ये कहकर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया दैट ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है एंड ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है, ये आपकी 3 साल बाद कवर होनी थी। उन अंकल जी का एक सो कॉल फ्रेंड था जो हर साल उन्हें किसी नई इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस बेचता था। एंड जब उन्हें रियलिटी पता चली दैट उनके साथ मिस सेलिंग हो रही थी तो अब उनका सो कॉल फ्रेंड उनका फ़ोन भी पिक नहीं करता। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, वो पैंडेमिक से पहले 10 यूलिप पॉलिसीज मेंटेन कर रहा था। 10 यूलिप पॉलिसीज, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसका रीज़न क्या था, उस फ्रेंड का कोई रिलेटिव किसी इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर था, एजेंट था बेसिकली। जब भी उसकी सैलरी इंक्रीज होती थी या फिर वो जॉब चेंज करता था, उसका वो रिलेटिव उसको एक यूलिप प्लान बेच देता था। 2-3 बार उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने की कोशिश की, उस टाइम भी उसके रिलेटिव ने उसे यूलिप पॉलिसी बेच दी। उसने टर्म प्लान परचेज करने की कोशिश की, उस टाइम भी उसके रिलेटिव ने उसे यूलिप पॉलिसी बेच दी। पैंडेमिक के टाइम पर जब उसकी जॉब चली गई तो उसको अपनी 2-3 यूलिप पॉलिसी सरेंडर करवानी पड़ी, जिससे वो बाकी की यूलिप पॉलिसीज का प्रीमियम पे कर सके। सरेंडर वैल्यू का आपको भी पता है, जब भी आप किसी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हो तो हार्डली आपकी प्रिंसिपल पेमेंट रिकवर होती है। ये चीज़ उसे भी पता है दैट उसके साथ मिस सेलिंग हो रही है, बट वो एजेंट उसका रिलेटिव है इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। एक और अंकल जी हैं, वो बैंक में गए लॉकर खुलवाने के लिए। वहां पर बैंक वाले ने बोला दैट आपको लॉकर मिलेगा बट आपको उसके लिए 1 लाख रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी। उन्होंने बोला ठीक है, 1 लाख रुपए की एफडी कर दो। उसके बाद उस बैंकर ने बोला अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करवाते हो तो आपको लॉकर फ्री में मिल जाएगा। उन्होंने 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, बट उनके घर पहुंचने से पहले पूरे साल के लॉकर रेंट डिडक्शन का मैसेज आ गया उनके पास। उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, उसने बैंकर से बात की तो बैंकर ने ये कहकर उन्हें टरका दिया दैट ये अभी एडवांस में रेंट डिडक्शन है, 1 साल के बाद ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा, अभी इसलिए काटा है ताकि आप फ्यूचर में जो आपने ये एफडी करवाई है उसे इन कैश ना कर लें। वो उस बैंकर की बात मान गए। अगला साल आया एंड दोबारा से उनके पास पूरे साल के लॉकर रेंट के डिडक्शन का मैसेज आ गया। अगेन वो बैंक गए, इस बार वो बंदा वहां पर अवेलेबल नहीं था, वो जॉब छोड़ चुका था और उन्हें ये समझ में आ गया था दैट उनके साथ मिस सेलिंग हुई है। एक और अंकल जी हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो जहां पर जॉब करते हैं वो उस कंपनी की इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। बेसिकली वो उस कंपनी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी वाइफ बैंक में गई एफडी करवाने के लिए, बट इन रिटर्न उनकी वाइफ एक यूलिप पॉलिसी खरीद कर ले आई। उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया। फाइनली जब उनकी वाइफ को समझ में आया दैट उनके साथ मिस सेलिंग हुई है तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप इस पॉलिसी को कैंसिल करवाओ। उनकी वाइफ सी रिफ्यूज टू कैंसिल दैट पॉलिसी, रीजन बीइंग दैट बैंकर ही इज सच अ नाइस गाय। वो जब भी हम फोन करते हैं हमारा फोन उठा लेता है, जब भी हम बैंक में जाते हैं हमारा काम बड़ी ईजिली करवा देता है, तो ये पॉलिसी तो मैं कैंसिल नहीं करवाऊंगी। एंड यही करते करते उस पॉलिसी का फ्री लुकअप पीरियड भी निकल गया। मतलब जो भी इनका इस साल का प्रीमियम था डेड लॉस, अगर वो उस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं तो मिनिमम 3 साल के लॉक इन पीरियड तक तो उन्हें उस यूलिप को मेंटेन करना ही पड़ेगा। इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन है दैट इन सारे एग्जाम्पल्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग की एंड आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए दैट आपके साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग ना हो, एंड अगर मिस सेलिंग होती भी है तब आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग होती है जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जाता है जो आपकी नीड को फुलफिल नहीं करता, या फिर आप अपने बैंकर से या एडवाइजर से कांटेक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करने के लिए एंड वो एडवाइजर या बैंकर आपको एग्जेजरेट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच देता है। एंड या फिर आपका बैंकर या एडवाइजर आपको किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करता है एंड वो उसकी एक रोजी पिक्चर दिखाता है। बेसिकली जो उस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ हैं वो उन्हें बड़ी ही बढ़ा चढ़ा कर बताता है, बट जो उनकी लिमिटेशंस है वो उन्हें नहीं बताता।
या फिर मिस रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग है। सभी के सभी रेगुलेटर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, बट अगेन ये मिस सेलिंग हर साल बढ़ती ही जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। आपको एफडी करवानी है, आप बैंक में विजिट करते हो, तो जो वहाँ पर बैंकर होता है वो आपको सजेस्ट करता है आप एफडी क्यों करवा रहे हो, आप बैलेंस फंड ले लो, यहाँ पर आपको एफडी के इंटरेस्ट से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। अब ये मिस सेलिंग क्यों है? अगर आप एफडी करवाते तो बैलेंस फंड के कंपैरिजन में एफडी में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। एंड अगेन बैलेंस फंड में डिविडेंड मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको बैंकर भले ही पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताकर बोलता है दैट ये देखो 5-6 साल से ये फंड रेगुलर डिविडेंड देता है, बट ये फ्यूचर में डिविडेंड देगा नहीं देगा ये फ्यूचर में ही पता चलेगा एंड इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एंड बैलेंस फंड में हो सकता है आपका फ्यूचर में प्रिंसिपल भी कम हो जाए, जो एफडी के केस में नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर नॉर्मल सेविंग स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एंड बेसिकली इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन ही इन्वेस्ट करते हैं। सपोज किसी की एज 56 ईयर्स है, अगर वो बैंक में जाकर बोलता है दैट मुझे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना है, अगेन बैंकर कुछ इस तरह से रिप्लाई करता है आपकी एज है 56 ईयर्स, सीनियर सिटीजन बनते हैं 60 ईयर्स के बाद, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक काम करो आप एफडी करवा लो, वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये मिस सेलिंग क्यों है? अगर किसी को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करनी है तो उसके लिए 55 ईयर्स के जैसे ही आप एज क्रॉस करते हैं तो आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इस बात को छुपाते हैं। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय एफडी लेते हैं तो वहां पर आपका इंटरेस्ट का लॉस होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं टर्म इंश्योरेंस का। सपोज आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है, तो जैसे ही आप अपने एजेंट या एडवाइजर से बात करोगे तो वो आपको 110% ट्राई करेगा यूलिप सेल करने के लिए। वो आपको इंड्यूस करेगा यूलिप पॉलिसी बाय करने के लिए एंड बोलेगा दैट इसमें आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलेगा एंड आपकी सेविंग भी होगी। बट माइंड इट, आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, दैट मीन्स आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो। बैंकर आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपको एक कॉम्बो बेच रहा है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, सेविंग पोर्शन भी है एंड मेडिकल इंश्योरेंस का भी पोर्शन है। अगेन इट्स अ मिस सेलिंग एंड यूलिप के केस में आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है एंड उस एजेंट एंड एडवाइजर का कमीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बॉन्ड खरीदने से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको बैंकर क्या सजेस्ट करेगा, एक काम करो आप गोल्ड कॉइन बाय कर लो, आप एफडी करवा लो, बिकॉज गोल्ड बॉन्ड में लॉक इन पीरियड होता है एंड लिक्विडिटी भी इतनी नहीं होती। ये मिस सेलिंग क्यों है? बिकॉज अगर कोई बैंकर आपको गोल्ड कोइंस बेचता है तो उसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है एंड साथ ही साथ जब आप गोल्ड कोइंस को बेचते हैं तो उसमें 5-10% कट जाता है। एंड अगेन गोल्ड बॉन्ड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता एंड लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं होता। अगेन इट्स अ मिस सेलिंग। एंड ऐसे ही बैंक लॉकर के केस में भी बहुत सारी मिस सेलिंग होती है, जैसे मैंने उन अंकल जी का आपको एग्जाम्पल दिया था। ये कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग के क्लासिकल एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं दैट अपने आप को आप इस मिस सेलिंग से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्रीज करो, पता करो यूलिप पॉलिसी क्या होती है, टर्म प्लान्स क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंट क्या क्या राइडर्स होते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या होती है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज होगी तो आप मिस सेलिंग के शिकार नहीं होंगे या फिर आप काफ़ी हद तक अपने आप को फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग से बचा सकते हैं। दूसरा है डोंट टेक डिसीजन इमीडिएटली। ज़्यादातर ये मिस सेलिंग होती है जब आपका एजेंट एंड एडवाइजर आपको बताता है दैट आज लास्ट डेट है, आपको आज ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर आज आप करोगे तो आपको इतना और बेनिफिट मिलेगा। ये सारी आपको प्रोडक्ट्स बेचने की ट्रिक्स होती हैं। आप कोई भी डिसीजन इमीडिएटली ना लें। जब भी कोई एजेंट एंड एडवाइजर आपको अप्रोच करता है तो उससे बोलें, उसकी सारी बात सुने एंड देन अगेन बोलें कि गिव मी सम टाइम टू थिंक। बाय द टाइम गो थ्रू दैट प्रोडक्ट 99% केसेस में आप मिस सेलिंग से बच जाएंगे। सो डोंट बाय एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इमीडिएटली, टेक योर टाइम। थर्ड है डिस्कस विद इन योर सर्कल। मोस्टली लोगों के सर्कल में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। डिस्कस विद दैट पर्सन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है दैट लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने से पहले इनके बारे में बात नहीं करते, अपने सर्कल में डिस्कस नहीं करते। डिस्कस कब करते हैं? जब वो उस प्रोडक्ट को खरीद चुके होते हैं एंड उन्हें पता चल चुका होता है दैट उनके साथ मिस सेलिंग हो चुकी है।
अगला पॉइंट है रीड दी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर बाइंग एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फिर चाहे वो यूलिप है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म प्लान है या फिर कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। रीड करते टाइम बेसिकली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लॉक इन पीरियड को, चार्जेस को, अगर कोई एक्सक्लूजन क्लॉज है उसको। अगला पॉइंट है कोई भी हाइब्रिड प्रोडक्ट आप जल्दबाजी में कभी ना खरीदें। जैसे कि यूलिप हो गया, वो सेविंग कंपोनेंट भी होता है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी होता है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का भी कंपोनेंट होता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को इजीली डाइजेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इस तरह के प्रोडक्ट से नॉर्मली आपको दूर ही रहना चाहिए। आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड है, गो एंड बाय टर्म प्लान। मेडिकल इंश्योरेंस की नीड है, बाय मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी सेपरेटली। एंड ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो बाय सेपरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। वहां पर आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे एंड आप सुलझे भी रहोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड एडवाइजर। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स भी आजकल अपने आप को एडवाइजर ही बोलते हैं। एजेंट वो होता है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है एंड आपको कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है। एडवाइजर वो होता है जिससे आप कांटेक्ट करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो एंड वो आपको एक सुटेबल चार्जेस के बदले में आपको बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। बट आप खुद सोचिए, किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई एडवाइजर आपके पास आया है तो वो उसी कंपनी की पॉलिसी आपको बेचेगा ना। रियलिटी में वो एजेंट ही होता है। वो अलग बात है दैट मिसलीड करने के लिए वो लोग अपने आप को एजेंट से एडवाइजर बोलने लग गए। एजेंट आपको चीट करेगा इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एडवाइजर आपको चीट करेगा इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, बिकॉज हर कोई अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। अभी तक हमने मिस सेलिंग के बारे में जाना, कुछ एग्जांपल्स देखे कि मिस सेलिंग किस किस तरह से होती है एंड आपको क्या करना चाहिए दैट ये मिस सेलिंग आपके साथ ना हो। नाउ अगर आपके साथ मिस सेलिंग हो चुकी है तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप कंपनी को ही रिपोर्ट करोगे दैट ये मेरे साथ मिस सेलिंग हुई है। बट हमेशा जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं वो कम्युनिकेशन आपका रिटर्न में होना चाहिए। कंपनी के कस्टमर केयर में बात करने से मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंप्लेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एंड बाद में आपका टाइम और ख़राब होगा एंड आपको रियलाइज होगा दैट ओ मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया। जब भी कंपनी से कांटेक्ट करो हमेशा रिटर्न में कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लोअर लेवल पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो एक बार आप कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को जरूर कंप्लेंट करें, उन्हें ईमेल लिखें या फिर उनको एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू लेटर भेजें। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। बट अगर यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो अब आपको कंपनी के अलावा किसी थर्ड पार्टी से लाइसेंस करना पड़ेगा। वो ओम्बड्समैन भी हो सकता है या फिर वो रेगुलेटर भी हो सकता है, जैसे कि आरबीआई हो गया, आईआरडीए हो गया या सेबी हो गया। एंड साथ ही साथ आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं एंड कोर्ट में भी जा सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है दैट अगर आपकी प्रॉब्लम इनिशियल लेवल पर सॉल्व नहीं होती एंड आप लीगल जाते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। रिजल्ट इसका बहुत टाइम बाद आता है, आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी मेंटल साइकी भी चेंज होती है। अगर आप किसी से केस लड़ रहे हैं एंड उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता तो नॉर्मली आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बट इन एनी केस डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया के थ्रू भी जरूर रेज करें, बिकॉज हर एक कंपनी अपनी सोशल इमेज इंप्रूव करना चाहती है एंड उसी की वजह से उनका बिजनेस बढ़ता है। आज की डेट में सोशल मीडिया आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आपके साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग ना हो। ये एक छोटा सा एजुकेशनल वीडियो था अबाउट मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।